हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों से पहले मैंने यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज़ प्रारंभ की है। तो इससे पहले मैंने कुल 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा 14वां वीडियो है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे पर्सनल बात करना हो तो फिर मैं डिटेल फ़ोन नंबर अपना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय माना है? किसने जो है प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय माना है? विकल्प में है क्रोबर, ग्रीव, मैकाइवर, उपरोक्त में से सभी ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राणशास्त्रीय प्रजाति जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पे मानव समाज का जो विभाजन किया जाता है उसे प्रजाति के नाम से जाना जाता है। प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणशास्त्रीय प्रत्यय किसने माना है? यह कोटेशन जो है क्रोबर महोदय का है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रोबर महोदय के बारे में बात करें तो यह एक सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। सांस्कृतिक ये एक सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं, जिनकी एक अवधारणा समाजशास्त्र में बराबर पूछी जाती है। वह अवधारणा के बारे में बात करें तो वह है सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत। इनका कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत पूछा जाता है? इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। तो ये भी पूछा जाता है सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रोबर महोदय ने दिया है। तो आज का ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नलिखित योजनाओं के अनुरूप अपने उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है। तो पहला कथन देखिएगा, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है। तो यह तो सत्य है कि आज के समय में एकांकी परिवार बढ़ रहे हैं, संयुक्त परिवार क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उत्तर क्या दे रहे हैं? कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इस विघटन के लिए उत्तरदायी है। तो यह भी बात सही है कि कृषि अर्थव्यवस्था, जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते थे तो संयुक्त परिवार में रह करके कृषि कार्य करते हुए संयुक्त परिवार में रहते थे। किंतु अब औद्योगिकरण की वजह से एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति का गमन हो रहा है, वो मूव कर रहा है, आ जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है? संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। ये भी सत्य है। इस प्रकार से तर्क जो दिया है कथन का क्या है? व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ठीक हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से दूसरे विकल्प में भी ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो सामने नाम लिखा हुआ है उसमें से बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिएगा, बैगा के सामने जो है बेयर एल्विन है। बेरियर एल्विन महोदय ने बैगा का अध्ययन किया था। द बैगास इनकी पुस्तक भी है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, द बैगास इनकी पुस्तक है। पूछा जाता है कि किसने पुस्तक लिखा है द बैगा, तो बेरियर एल्विन का है और उन्होंने बैग्या जनजाति का क्या है? अध्ययन किया है। अंडमान आइसलैंडर्स जो है ब्राउन ने अध्ययन किया हुआ है। यह भी सही है। भील के सामने लिखा हुआ है एस.सी. राय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एस.सी. राय जो है मुंडा जनजाति का अध्ययन करते हैं। मुंडा और उराव
ये मुंडा और ओरांव जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? छोटा नागपुर, जो छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है, छोटा नागपुर में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एस.सी. राय भील जनजाति का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हो जनजाति का अध्ययन जो सिंहभूमि बिहार में पाई जाती है, उसका अध्ययन कौन करता है? मजूमदार करते हैं। तो यह 3 ए, बी और डी जो है सही विकल्प है, सी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं कि भील जनजाति का कौन अध्ययन करता है। तो एक तो भील जनजाति का अध्ययन करते हैं एस.एल. दोषी, शंभूलाल दोषी, ये जो है राजस्थान की भील जनजाति का अध्ययन करते हैं। उसके साथ बात करें तो भील जनजाति का अध्ययन करने वाले हैं टी.बी. नायक। टी.बी. नायक भी जो है भील जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि किसने भील जनजाति का, राजस्थान में तो ये बराबर पूछता रहता है कि एस.एल. दोषी महोदय ने किस जनजाति का अध्ययन किया है? तो भील जनजाति का अध्ययन किया है। तो भील जनजाति का 2 लोगों ने अध्ययन किया है, एक एस.एल. दोषी महोदय ने किया है और एक टी.बी. नायक महोदय ने। और एस.सी. राय ने जो है भील जनजाति का अध्ययन नहीं किया है। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी बैगास का अध्ययन बी.आर. एल्विन करते हैं, अंडमान आइलैंड का अध्ययन जो है रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। हो जनजाति सिंहभूमि जो बिहार में पाई जाती है, उसका अध्ययन जो है डी.एन. मजूमदार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी ध्यान रखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इन विजुअल रिलीजन जो है टी. लकमैन, तो ध्यान रखिएगा इन विजुअल रिलीजन जो है टी. लकमैन, थॉमस लकमैन ने यह अध्ययन किया हुआ, ये उनकी पुस्तक है। होमलेस माइंड, होमलेस माइंड के सामने दिया है अल्फ्रेड शुल्ज। तो अल्फ्रेड शुल्ज ने जो है होमलेस माइंड नहीं लिखा है, यह किसका है? पीटर बर्जर की है, ये बर्जर महोदय की है। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पीटर बर्जर महोदय ने होमलेस माइंड लिखा हुआ है। फार मार्क्स जो है वह अल्थुजर की बुक है, यह भी सही है। उसके बाद द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पीटर बर्जर और लकमैन, साथ में कौन आता है? लकमैन। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा होमलेस माइंड जो है पीटर बर्जर की पुस्तक है। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सही सुमेलित यही नहीं है, बी वाला ऑप्शन होमलेस माइंड पीटर बर्जर की है, जबकि अल्फ्रेड शुल्ज की पुस्तक यह नहीं है। तो यही वाला क्या हो जाएगा? गलत आंसर है, इसलिए यह सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? प्रजाति के निर्धारण कैसे किए जाते हैं? तो अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पे मानव समाज का जो विभाजन किया जाता है उसे हम क्या जानते हैं? प्रजाति के नाम से। शारीरिक विशेषताओं के आधार पे मानव समाज का जो विभाजन है वह प्रजाति होती है। तो शारीरिक विशेषताओं में देखिएगा, त्वचा जो है शारीरिक विशेषताओं में आता है, इसके आधार पे प्रजाति का निर्धारण होता है, ये तो सही है। उसके बाद नासिका यानी नाक की बनावट के आधार पे भी प्रजाति का निर्धारण होता है, यह भी सही है। शारीरिक विशेषता में केश आता है, केश यानी बालों के बनावट के आधार पे भी प्रजाति का निर्धारण होता है, जबकि जन्म स्थान के आधार पे प्रजाति का निर्धारण नहीं किया जाता है, यानी यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि प्रजाति का निर्धारण जन्म स्थान के आधार पे नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है? कर्मचारियों का अवैध शोषण बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस प्रकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? इस अपराध को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? निजी क्षेत्र का अपराध, गुलाबी वसन अपराध, श्वेत वसन अपराध, नील वसन अपराध। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
भारत में जो निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रति अवैध अपशोषण का अपराध बढ़ रहा है, यह निजी क्षेत्र का अपराध है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि श्वेतवसन अपराध उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यों के दौरान जो कि भ्रष्टाचार किया जाता है उसे श्वेतवसन अपराध कहते हैं। इसकी व्याख्या सदरलैंड महोदय करते हैं। नीलवसन अपराध जो अधिकारी जैसे क्या कहते हैं उसको बात करेंगे, जैसे डीएम एसपी द्वारा जो अपराध, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो नीलवसन अपराध के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में निजी क्षेत्र में जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसी निजी क्षेत्र का अपराध कहा जाता है। ये एकदम नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पर संस्कृति ग्रहण, फिर उसके बाद सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जाता है। यह किसके उदाहरण हैं? सामाजिक आंदोलन के चरण, तो यह सामाजिक आंदोलन के चरण नहीं है। आत्मसात प्रक्रिया के चरण, तो यह आत्मसात प्रक्रिया के चरण भी नहीं है। सामंजन के स्वरूप, रिकमेंडेशन की बात ये कर रहे हैं, तो यह सामंजन के स्वरूप है, यही विकल्प सही हो जाएगा। यह प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार नहीं है, व्यवहार है, यह भी क्या हो जाएगा, गलत। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह जो है समंजन का स्वरूप है, तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिमुलेशन। सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिमुलेशन पुस्तक भी लिखते हैं ये, और सिमुलेशन की अवधारणा देते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है प्रतिकृति, प्रतिकृति की अवधारणा देते हैं। तो ऐसे विद्वान का नाम है, देखते हैं विकल्प में है जे.एफ. लियोटार्ड, जे डरीडा, मिशेल फूको, जीन बोल्डेलाल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सिमुलेशन पुस्तक जो है जीन बोल्डेलाल महोदय द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जीन बोल्डेलाल महोदय से कई प्रश्न बनते हैं, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल देखेंगे। तो इनकी ये पुस्तक है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है प्रतिकृति। प्रतिकृति होती है वो, जैसे कुछ चीजों को क्या करते हैं, दिखाना होता है, बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो वह बोल्डेलाल महोदय कहते हैं कि यह जो आजकल समाज में दिखलाई पड़ता है वो वास्तविकता न होकर के क्या है, उसकी प्रतिकृति है, यानी कि वह उसकी प्रतिछाया मात्र है। तो यह पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने साइबरनेटिक मॉडल दिया हुआ है। क्या दिया है? ये साइबरनेटिक मॉडल की चर्चा करते हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे एगोनी ऑफ पावर, उसके बाद में सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद बात करें इनकी पुस्तक है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। ये सब पुस्तकें इनकी हैं। तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछी हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा जो है हर्षकोविद महोदय देते हैं। में क्या निहित नहीं है, पूछा है क्या निहित नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद पहले समझते हैं क्या है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद हर्षकोविद महोदय ने दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी संस्कृति जो होती है अच्छी या बुरी नहीं होती है, संस्कृतियां अच्छी बुरी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों ही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, संस्कृति अच्छी और बुरी दोनों ही है। यही कोटेशन क्या हो जाएगा, गलत है, इसलिए उसमें पूछा है, नहीं पूछा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्होंने कहा कि संस्कृतियों की तुलना एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण उसके सामाजिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश के आधार पे हुआ है। यह अच्छी और बुरी नहीं होती है, जिस परिवेश में वहां पे वह अच्छी ही होती है। तो इसलिए इसकी तुलना दूसरे संस्कृति से नहीं की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमिका अक्षमता। भूमिका अक्षमता जिसे कहते हैं रोल
हैंडीकैप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? भूमिका अक्षमता जिसे कहते हैं रोल हैंडीकैप, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? विकल्प में है आर.के. मर्टन, लेमर्ट, गॉफमैन, एच.डी. किर्क। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, भूमिका और परिस्थिति से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो भूमिका अक्षमता रोल हैंडीकैप की बात जो है एच.डी. किर्क महोदय करते हैं, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, ये कोटेशन है, किसने दिया है? कई बार यह भी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, यह परीक्षाओं में बार बार दोहराया जाता रहता है। समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा है? विकल्प में है स्पेंसर, गिडिंस, दुर्खिम, मैकआयवर-पेस। तो समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह गिडिंस महोदय का कथन है, तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गिडिंस ने कहा कि समाज सामूहिक सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण की करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसने माना है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प में है एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, हेनार्ड ए गोल्ड, योगेंद्र सिंह। तो आप लोगों को बता दें, संस्कृतिकरण की बात अगर करेंगे तो संस्कृतिकरण की बात सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। यह रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं और उसी में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया है। किसी दिन मैं संस्कृतिकरण के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से बता दूंगा कि संस्कृतिकरण क्या है, क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, संस्कृतिकरण के बारे में श्रीनिवास ने क्या कहा है। किंतु यह कोटेशन की संस्कृतिकरण वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यह योगेंद्र सिंह ने कहा है, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह एक आधुनिक समाजशास्त्री हैं, इनसे कई बार प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा योगेंद्र सिंह से, कि संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता। प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता क्या है? तादात्म्य का अभाव, स्नेह, स्वार्थों का तादात्म्य, निरंतर संपर्क। यह पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसको एक बार कर लीजिए, देखिए क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें, तादात्म्य का अभाव जो है यह द्वितीयक समूहों में देखने को मिलता है, यह प्राथमिक समूहों में नहीं मिलता है। ये देखिएगा, स्वार्थों का तादात्म्य, परिवार या पड़ोस में स्वार्थ की वजह से लोग क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए स्वार्थों का तादात्म्य जो होता है प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है, इसलिए सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार, ये सब में विकल्पों में से कौन सा विचलित व्यवहार माना जाएगा वर्तमान समय में? तो पहला विकल्प है प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, यानी कि जिस स्तर में विवाह करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है उस स्तर में विवाह करना क्या माना जाएगा? विचलित व्यवहार। यह गलत बात है, क्योंकि वर्तमान समय में कानून द्वारा आपको विवाह की स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी समूह में विवाह कर सकते हैं, तो यह व्यवहार जो है विचलित व्यवहार नहीं माना जाएगा। अगला है जात नियमों का पालन न करना। तो जात नियमों का पालन करना प्राचीन समाजों की बात थी, वर्तमान समाजों में जात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि समाज में, आधुनिक समाज में संविधान जो है जाति के नियमों को नहीं मानता है, इसलिए यह भी क्या है? अपराध या विचलित व्यवहार नहीं माना जाएगा। विधवा पुनर्विवाह, यह भी संविधान क्या करता है? इसको मान्यता दिया हुआ है, तो वर्तमान समय में विधवा पुनर्विवाह करना भी अपराध नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना, तो विधवा पुनर्विवाह, सॉरी दोस्तों,
विधवा पुनर्विवाह का विरोध अगर करते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि कानून ने विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी हुई है, तो वर्तमान समय अगर इसका आप विरोध कर रहे हैं तो यह आपका क्या माना जाएगा, विचलित व्यवहार माना जाएगा। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 3 प्रकार के जादू के 3 प्रकार की बात है, उत्पादक जादू को उत्पादक बताया, फिर संरचनात्मक और उसके बाद क्या बताया, घातक। 3 प्रकार के जादू को 3 स्वरूप किसने बताया है, तो आप लोगों को बता दें विकल्प में है सर जेम्स फ्रेजर, इवान प्रिचार्ड, मैक्स वेबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जादू के 3 यह विभाजन उत्पादक, संरचनात्मक और घातक जादू, इन तीनों में से किसी ने नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह विभाजन जो है यस्सी दुबे द्वारा किया गया है, श्यामाचरण दुबे। यह जो है श्यामाचरण दुबे महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पे, यानी कि जनन क्षमता पे कौन अचेतन नियंत्रण लगाता है, परिवार का आकार सीमित रखना, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, यौन क्रियाओं को वर्जनात्मक प्रतिबंध। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह नियंत्रण के 2 स्वरूप होते हैं, अचेतन और एक होता है चेतन। तो आप लोगों को बता दें यौन क्रियाओं के वर्जनात्मक प्रतिबंध जो है ये क्या है, अचेतन नियंत्रण रखता है, जो कि विकल्प में पूछा हुआ है। जबकि यह ए और बी दोनों क्या है, चेतन नियंत्रण है। ये सीधा सीधा जनन क्षमता पे नियंत्रण रखते हैं, यह जानबूझकर नहीं, यह अनजाने में नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण प्रेरित करता है। औद्योगिकरण किसकी तरफ प्रेरित करता है, वस्तुओं का अति उत्पादन, सामाजिक आर्थिक विकास, कुटीर उद्योगों का धक्का पहुंचाना, भ्रामक नियोजन तथा धन का अवरोधन। तो यह तो औद्योगिकरण का नहीं है, यह औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है। भ्रामक नियोजन एवं धन का अवरोधन यह नहीं करता है। कुटीर उद्योगों को धक्का पहुंचाना भी उद्देश्य औद्योगिकरण का नहीं है। इसके माध्यम से इस पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी 2 विशेषताएं होती हैं, वस्तुओं का अति उत्पादन भी ये करता है औद्योगिकरण, और सामाजिक आर्थिक विकास करना भी औद्योगिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। तो औद्योगिकरण किसकी तरफ प्रेरित करता है, तो वस्तुओं का उत्पादन भी और सामाजिक आर्थिक विकास भी। तो इसमें पूछा है प्रेरित करना, तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा, तो वो होगा सामाजिक आर्थिक विकास करना। तो इस प्रकार से बी विकल्प हो जाएगा। कुछ पुस्तकों में ए भी दिया हुआ है, क्योंकि यह भी होता है कि सबसे अच्छा आंसर इसमें से दोनों में से कौन सा होगा, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजातियों की कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है पूछा हुआ है। खंडात्मकता, असमानता, एक दूसरे से स्वतंत्रता, आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। तो आप लोगों को बता दें कि जनजातियों में जो प्रौद्योगिकी होती है वो आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी वर्तमान में भी पाई जाती है। एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं जनजातियों, और इसमें क्या होता है, खंडात्मकता पाई जाती है, किंतु क्या होती है, असमानता नहीं पाई जाती। जनजातियों में असमानता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्नीसवां क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, बी आर अम्बेडकर महोदय ने कहा कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव पाया जाता है, यह इसकी धर्म की विशेषता के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने कहा कि निम्न जातियां या शूद्रों को क्या करना चाहिए,
दूसरे धर्म को अपना लेना चाहिए। तो यह दूसरे धर्म को अपनाने की बात करते हैं और यह कहते हैं अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन की बात करते हैं, यानी कि दूसरे धर्म में क्या हो जाए, दूसरे धर्म को अपना ले। और उन्होंने स्वयं क्या है, हिंदू धर्म से कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसे उन्होंने क्षैतिज संगठन की बात करते हैं, न कि ऊर्ध्वाधर की बात। ऊर्ध्वाधर वह संगठन होता है जिसमें अपनी ही मतलब हिंदू धर्म में उच्च जातियों के व्यवहारों को अपनाना, जो संस्कृतिकरण की बात करते हैं। संस्कृतिकरण क्या होगा, ऊर्ध्वाधर संगठन के अंतर्गत आएगा। जबकि BR अम्बेडकर ने कहा कि धर्म परिवर्तन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत जातिगत भेदभाव देखा जाता है, इसलिए धर्म परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो यह क्या हो जाता है, क्षैतिज संगठन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, मालिनोव्स्की के अनुसार जादुई विश्वास किन निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है। मालिनोव्स्की के अनुसार पूछा हुआ है, ध्यान रखिए, विद्वान का पहले नाम दिया हुआ है। मालिनोव्स्की के अनुसार जादुई विश्वास किन निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है। अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि करने के लिए, चिंताएं कम करने के लिए, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो ध्यान रखिएगा, मालिनोव्स्की ने जो है जादू के बारे में बात किया था। उन्होंने कहा कि जादू में व्यक्ति क्या करता है, अनिश्चित परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए। जैसे आप लोगों को उदाहरण रूप में बता दें, ये जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे तो भी अंदाज समूह में, तो उन्होंने बताया कि जनजातियां जब दूसरी जगह पे या नदियों को या जंगलों को पार करके दूसरी जगह जाती हैं तो कुछ जादू जैसी क्रियाओं को करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि समुद्री तूफान या आधी तूफान जो आती है, उस अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए वो क्या करते हैं, जादू जैसी प्रक्रियाओं को करते हैं। इसलिए उन्होंने जादुई विश्वास के लिए उन्होंने बताया कि अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसी बात करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यह 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस से यहीं पे पूर्ण होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।